हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर चलने वाली ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज की हमारी क्लासेज में हम बात करने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको पहले से जानकारी होगी, हमने अपने YouTube चैनल पर इतिहास की नियमित क्लासेज शुरू कर दी हैं, जिसमें हम इतिहास को शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ाएंगे। देखिए तो दोस्तों, हमारे चैनल पर हमने आप शुरुआत जो की है वो प्राचीन भारत की है दोस्तों। और प्राचीन भारत के अंतर्गत हम सबसे पहले पाषाण काल पढ़ा रहे हैं दोस्तों। पाषाण काल से पहले हमने जो नेक्स्ट हमारी पिछली वीडियो थी दोस्तों, उस वीडियो में हमने इतिहास के सामान्य जानकारी के बारे में बताया था। इतिहास क्या है, इतिहास के जनक कौन हैं और इतिहास के क्षेत्र क्या क्या हैं, उन सभी क्षेत्रों के बारे में और इतिहास के विभाजन के बारे में हमने इससे पहली वीडियो में बात कर चुके हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास विभाजन के पहले भाग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों, अपने वीडियो की तरफ चलने से पहले, अपनी क्लास टॉपिक की तरफ चलने से पहले मेरा आपसे कहना है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए दोस्तों, मेरा आपसे बस यही कहना है कि वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अपने सभी दोस्तों को भी बताएँ दो फ्रेंड्स के हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने इतिहास की नियमित क्लासेज शुरू कर दी हैं। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक है हमारा आज का पाषाण काल। इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था दोस्तों कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग है दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा भाग है वो है हमारा ऐतिहासिक काल। देखिए दोस्तों, अपने क्लासेज में आज हम उस प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, यानी पहले काल के बारे में बात करेंगे। और कुछ अनछुए पहलू जो आपने ना सुने होंगे, ऐसे पहलुओं को लेकर मैं आपकी इस क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक एक पॉइंट, यानी जो हमारी परीक्षाएं, बड़ी से बड़ी एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रत्येक एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फ्रेंड्स प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हम पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो पाषाण काल है दोस्तों, ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न हमारे मन में ये आ रहा है कि ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। देखो समझना दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, हासिक काल, इस काल के अंतर्गत हम किसको रखते हैं दोस्तों? पाषाण काल को रखते हैं। यानी पाषाण काल को हम किस काल के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाषाण काल किस काल के अंतर्गत आता है, तो आपको बता देना प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पेपर में यानी एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है कि पाषाण काल को किस काल में रखा जाता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अब दोस्तों, आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा, वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, फिर भी एक बार आपके मन में अगर क्वेश्चन नहीं हो, आप बिल्कुल तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है दोस्तों? तो ये वह काल है जिस काल के बारे में हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस काल के बारे में हमारे पास ना तो कोई प्रमाण है, ना कोई साक्ष्य है, ना कोई जानकारी है। केवल हम खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर, केवल खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर, अवशेषों के आधार पर एक अंदाज़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आधार पर अंदाज़ा लगाते हैं कि उस काल में ऐसा हुआ होगा। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि पाषाण काल के बारे में हम केवल अंदाज लगाते हैं, मानते हैं कि उस काल में ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर उस काल से संबंधित बात करेंगे, उस काल से संबंधित हमारे पास कोई साक्ष्य, लिखित साक्ष्य है नहीं है, कोई प्रमाण है नहीं है, कोई विशेष जानकारी है नहीं है। केवल खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर हम क्या करते हैं? उस काल का अंदाज़ा लगाते हैं। और उस काल को वह काल यानी जिस काल के बारे में हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध ना हो, उस काल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ऐसा जो काल होता है, उस काल को हमने किस काल के नाम से जानते हैं? उस काल को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाषाण काल क्या है। यानी हमने पाषाण काल का विभाजन बता दिया कि पाषाण काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। हमारी एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा दोस्तों आपसे, एग्जाम के लिए बस ये मोस्ट ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे ये पूछेगा कि पाषाण काल किस काल के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों आपको बता देना पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से दोस्तों। अब बात करते हैं पाषाण काल के बारे में दोस्तों। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने इतनी से। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि पाषाण काल क्या है।
देखिए दोस्तों, पाषाण काल का अर्थ क्या होता है, पाषाण काल क्या है, ये लिथिक एज, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लिथिक एज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पाषाण काल के मानव की बात करें दोस्तों, समझना एक पॉइंट दोस्तों कि समझने वाली बात क्या है दोस्तों, कि जो हमारा पाषाण काल है दोस्तों, इस काल का जो मानव था, इस काल का जो मानव था, उस मानव को दोस्तों हमने आदिम मानव का संज्ञा दी। किस संज्ञा दी? आदिम मानव की संज्ञा दी। अगर आपसे पूछा जाए कि पाषाण काल के मानव को किस नाम से जानते थे, क्या कहते थे, तो पाषाण काल में जो मानव था उस मानव को आदिम मानव की हमने क्या दी दोस्तों, संज्ञा दी। ठीक है दोस्तों, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। और इस काल में इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं दोस्तों, समझना कि इस काल में जो ये आदिम मानव था, ये आदिम मानव अपने सारे कार्य, अपने संपूर्ण कार्य पत्थरों के औजारों से करता था, पत्थरों के औजारों से करता था। ठीक है दोस्तों, करता था। इस कारण इसे क्या कहा गया दोस्तों, पाषाण काल कहा गया। इस कारण इसे पाषाण काल कहा गया। तो बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों कि इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं, कि इस काल का जो मानव था वो आदिम मानव था दोस्तों, जिसको आदिम मानव कहा जाता था। और वह आदिम मानव अपने संपूर्ण कार्य किससे करता था दोस्तों, पत्थरों से करता था, यानी पत्थरों के बने औजारों से करता था। इस कारण इस काल को हमने क्या नाम दिया दोस्तों, पाषाण काल नाम दिया। और दोस्तों जो पाषाण काल का जो शब्द है, पाषाण काल का जो अंग्रेजी रूपांतर है दोस्तों, पाषाण काल को अंग्रेजी रूपांतर की बात करेंगे, पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखना, पाषाण काल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिथिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथिक एज कहते हैं। यानी पाषाण, एक तो हो गया पाषाण, और इस पाषाण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिथिक बोलते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो पाषाण शब्द है, इस पाषाण की अगर बात करी जाए दोस्तों, इस पाषाण को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिथिक। क्या बोलते हैं, लिथिक। और जो ये लिथिक शब्द है दोस्तों, ये यूनानी भाषा के लिथोस से बना है। किससे बना है दोस्तों, लिथोस से बना है। और इस लिथोस का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, इस लिथोस का तात्पर्य होता है पाषाण। क्या होता है, पाषाण या प्रस्तर। ठीक है दोस्तों, पाषाण या प्रस्तर या पत्थर भी हम कह सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो लिथिक शब्द है वो यूनानी भाषा के किस शब्द से बना, तो याद रखना यूनानी भाषा के लिथोस शब्द से बना है। और उस लिथोस शब्द का तात्पर्य होता है दोस्तों पाषाण, प्रस्तर या पत्थर। अब नेक्स्ट समझने वाली बात यह है कि दोस्तों कि इस काल में मानव संपूर्ण कार्य अपने पत्थरों से करता था, इस वजह से इस काल को हमने क्या कहा, पाषाण काल कहा। अगर इसके अलावा और भी आपसे कहें दोस्तों कि इस काल के मानव को क्या कहते थे, आदिम मानव कहते थे। इस काल को हम एक और नाम से जानते थे, पत्थरों का काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पत्थरों का काल। और इस काल को एक और नाम दिया गया, मानव के इतिहास का प्रारंभिक काल। मानव के इतिहास का प्रारंभिक काल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैंने इतने सारे पॉइंट्स आपको पाषाण काल से संबंधित बताए कि पाषाण काल क्या है, पाषाण काल क्या नहीं है दोस्तों। तो एक एक पॉइंट पे आपने फोकस किया होगा, तो मैं एक एक पॉइंट्स को आपको लेकर चल रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है कि पाषाण काल किसे कहते हैं, पत्थरों के काल को कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, लिथिक बोलते हैं, लिथिक एज बोलते हैं। और जो ये लिथिक शब्द है दोस्तों, ये यूनानी भाषा के लिथोस शब्द से बना है। किससे, लिथोस शब्द से बना है, यूनानी भाषा के लिथोस शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, पाषाण, प्रस्तर या पत्थर होता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पत्थरों का काल कहते हैं। और इस काल में मानव ने अपने विकास की शुरुआत की थी, यानी जो बानर था उस बानर की स्टेज से निकल कर मानव की स्टेज में निकलने वाली पहला काल था। इस वजह से इस काल को हम क्या कहते हैं, मानव के विकास का या मानव के इतिहास का प्रारंभिक काल यानी पहला काल भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किस काल को पत्थरों का काल कहते हैं, तो आपको बता देना कि किस काल को हम पत्थरों का काल कहते हैं दोस्तों, पाषाण काल को।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव के इतिहास का प्रारंभिक काल किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपको बता देना है कि मानव के इतिहास का प्रारंभिक काल पाषाण काल को कहते हैं। तो बात यहाँ तक समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, आपसे अगर ये पूछे कि पाषाण काल यानी पाषाण अंग्रेजी भाषा के लिथिक शब्द यानी अंग्रेजी भाषा के रूपांतर लिथिक से बना है और ये यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया है, लिथोस से लिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसमें ये पॉइंट दोनों पॉइंट और ये पॉइंट आपको समझने वाला, क्योंकि इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं कि इस काल का जो आदिम मानव था वह संपूर्ण कार्य पत्थरों के औजारों से करता था, इस वजह से इसको क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, बाद में आप इनके एक तरफ से नोट्स बनाए दोस्तों अपनी बुक में। कंप्लीटली पढ़ाऊंगा मैं पाषाण काल, अब तक आपको मैंने पढ़ाए हैं, कई बार पढ़ाया होगा। जो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेज ली हैं उनको मैंने पाषाण काल पहले पढ़ा चुका हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, जो नए हैं या पहले हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखने को मिलेंगी दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं रेज करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं पाषाण काल के विभाजन की, यानी पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये मानव के विकास का क्या था दोस्तों, प्रारंभिक काल था। तो मानव ने एक काल में तो अपने सारे विकास नहीं किए होंगे, मानव ने धीरे धीरे अनेक कालों में अपने क्या किए थे दोस्तों, विकास किए थे। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है वो है पाषाण काल का विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाषाण काल का विभाजन। तो इस पाषाण काल का विभाजन हमने दोस्तों 3 भागों में करते हैं। कितने भागों में करते हैं, 3 भागों में करते हैं। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में करते हैं हम, 3 भागों में करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हम पाषाण काल को कितने भागों में बांटते हैं, तो दोस्तों आपको बता देना कि पाषाण काल के कितने भाग हैं दोस्तों, 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब देखिए वो तीनों भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, समझना। पहला है इसका भाग दोस्तों पुरा पाषाण काल। क्या है दोस्तों, पुरा पाषाण काल। दूसरा भाग है इसका दोस्तों मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा भाग है दोस्तों वो है नव पाषाण काल। देखिए पुरा पाषाण काल को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं हम पैलियोलिथिक एज। अंग्रेजी नाम याद रखना दोस्तों, पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये चीज़। मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। अगर इनके समय के विभाजन की बात करें दोस्तों, तो इसका जो समय लगभग में माना जाता है। अगर दोस्तों इनके समय विभाजन में आपको विवादास्पद चीज़ें मिल जाएंगी, कोई बुक अलग बताएगी, कोई बुक अलग बताएगी, कोई बुक अलग बताएगी। तो इनका लगभग समय माना जाता है दोस्तों, इनका समय निश्चित नहीं है। तो लगभग हम क्या मानते हैं, पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, और इसका मानते हैं हम 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, और इसका मानते हैं दोस्तों हम 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। तो याद रखना दोस्तों कि हमने पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में किया। और 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इंग्लिश में इनको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, इसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज और इसको बोलते हैं नियोलिथिक एज। हमारी एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा गया है, ये जो टॉपिक्स है ये बहुत बार पूछा गया कि किस काल को, इस तरीके से पूछा गया कि किस काल को हम मेसोलिथिक एज, किस काल को मेसोलिथिक के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि किस काल को मेसोलिथिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में ए में पुरा पाषाण काल, बी में मध्य पाषाण काल, सी में नव पाषाण काल, डी में ताम्र पाषाण काल दे दिया था और पूछा था कि मेसोलिथिक किस काल को कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों उसका आंसर था मध्य पाषाण काल को हम क्या कहते हैं, मेसोलिथिक कहते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखना, मेसोलिथिक बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है। मैं आपको बताता हुआ जाऊँगा कि कौन सी चीज़ पेपर में ज़्यादा पूछी जा रही है, कौन सी हमारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स में यहाँ पे एक स्टार लगा सकते हैं इस चीज़ पर, यानी इस चीज़ पर स्टार लगा सकते हैं कि ये पेपर में हमारे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो जिन जिन चीज़ों पर आपको फोकस रखना है जो ज़्यादा पूछी जा रही हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट उसके बाद में बात करेंगे हम पूरा 65 काल की तरफ, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पूरा 65 काल की। देखिए दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला काल है हमारा पूरा पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। समझना दोस्तों, अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना है आपको। पेलियोलिथिक एज। देखिए दोस्तों कि ये जो दोनों शब्द हैं हमारे, पेलियोलिथिक, ये अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। और ये क्या, ये जो शब्द हैं 65 काल का, ये दोस्तों क्या है, अंग्रेजी रूपांतरण है। क्या है दोस्तों, अंग्रेजी रूपांतरण है। यानी हम कह सकते हैं पूरा 65 काल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेलियोलिथिक एज बोलते हैं दोस्तों। अब इसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेलियो है दोस्तों, ये पेलियो है दोस्तों, तो यहाँ यूनानी भाषा ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, यूनानी भाषा के शब्द, ठीक है। जो पेलियो है दोस्तों, ये यूनानी भाषा के पेलियोस से मिलकर बना है। और जो लिथिक है दोस्तों, ये यूनानी भाषा के, अभी बताया है मैंने, किससे बना है, लिथोस से बना है। पेलियोस का मतलब होता है पुरा या प्राचीन, और लिथोस का मतलब होता है पाषाण या प्रस्तर, ठीक है दोस्तों, पाषाण या प्रस्तर। तो याद रखना, जो पेलियोलिथिक है इसका तात्पर्य क्या हो गया यूनानी भाषा में, पुरा या प्राचीन पत्थर, और एज का मतलब क्या हो गया, काल, यानी पुरा प्राचीन या प्राचीन पाषाण काल या पुरा पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो ये इस शब्द का क्या हो गया, निरूपण हो गया। अब बात करें कि इस काल में जो मानव था, दोस्तों, मानव का जीवन, इस काल के जो मानव था दोस्तों, उस काल के मानव का जीवन कैसा था दोस्तों, प्राकृतिक था। कैसा था दोस्तों, प्राकृतिक था। और प्राकृतिक था तो वो क्या करता था दोस्तों, संपूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। किस पर निर्भर था, शिकार पर निर्भर था। यानी वो क्या करता था दोस्तों, इस काल में पूरा 65 काल का जो मानव का जीवन था वो पूर्णतः नेचुरली था। कैसा था, नेचुरली था, प्राकृतिक था। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है कई बार कि पूरा 65 काल के मानव का जीवन था ग्रामीण, शहरी, प्राकृतिक, ठीक है दोस्तों, खानाबदोश। तो याद रखना, प्राकृतिक था। अब बात करें प्राकृतिक था, पर इसका जीवन किस पर निर्भर था, शिकार पर निर्भर था। ये क्या करता दोस्तों, शिकार पकड़ता। स्टार्टिंग के मानव, मैंने कल की बिरयानी जो इससे मानव के विकास की अवस्थाएं कराई थी दोस्तों, उन अवस्थाओं में बताया था कि मानव मुक्त हाथों का प्रयोग करता था स्टार्टिंग में, यानी शिकार पकड़ता था, हाथों से चीड़ फाड़ कर खा जाता था। लेकिन हम बात कर रहे हैं 65 काल की, यानी अब मानव विकसित हो चुका है, वो हाथों से चीड़ फाड़ कर प्रयोग मांस को नहीं खा रहा है, अब वो क्या है, भून कर यानी पत्थरों से पकड़ कर मार कर खा रहा है, पत्थरों से चीड़ रहा है, पत्थरों से ही मार रहा है, पत्थरों से उनकी खाल उचीड़ रहा है, यानी खाल को उधेड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो वो क्या करता दोस्तों, शिकार पर निर्भरता, यानी शिकार को पकड़ता और खा लेता, और जो बचता उसको बाद में खाने के लिए रख देता। ऐसा नहीं है शिकार एक बार उसने पकड़ा, जितना खाया उसके बाद में उसने छोड़ दिया, नहीं, शेष बचे शिकार को वो बाद में खाने के लिए रख देता था। इस वजह से दोस्तों इस काल को हम आखेट काल, यानी इस वजह से इस काल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पूरा 65 काल को आखेट युग, क्या कहते हैं दोस्तों, आखेट युग, या फिर हम कह सकते हैं खाद्य संग्राहक काल, या फिर हम इसको कह सकते हैं दोस्तों खाद्य संग्राहक काल, या आखेट युग या आखेट काल,
ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट्स दो इंपॉर्टेंट हैं। आपसे अगर क्वेश्चन एग्जामिनर में पूछ ले कि किस काल को हम आखेट युग या खाद्य संग्राहक काल के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों आपको बता देना है कि आखेट युग या खाद्य संग्राहक काल, यानी खाद्य का मतलब खाने की चीज़ों को संग्रह करने वाला काल, यानी इस काल में मानव क्या करता था, संग्रह करके रखता था शिकार को बाद में खाने के लिए, इस वजह से उसको खाद्य संग्राहक काल भी कहा गया। तो याद रखना किस काल को कहते हैं दोस्तों, पूरा पाषाण काल को हम आखेट युग या खाद्य संग्राहक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ दोस्तों। आगे पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट चलता है नेक्स्ट। आगे का पॉइंट क्या है दोस्तों कि इस काल की जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी खोज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस काल की क्रांतिकारी खोज, इस काल की क्रांतिकारी खोज क्या थी दोस्तों, इस काल की क्रांतिकारी खोज क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। यहाँ से बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। इस काल की जो क्रांतिकारी खोज थी दोस्तों वो थी आग। क्या थी? आग का आविष्कार, आग का आविष्कार। ठीक है दोस्तों, तो इस काल के मानव ने सबसे जो इम्पोर्टेंट खोज की थी, पूरा पाषाण काल के मानव ने जो इम्पोर्टेंट खोज की थी दोस्तों वो की थी आग का आविष्कार। क्या किया था दोस्तों? आग का आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्टली पॉइंट्स है आग का आविष्कार। तो आपको याद रखना दोस्तों, पाषाण काल की क्रांतिकारी खोज आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था दोस्तों। किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। अब देखो दोस्तों, इसमें समझने वाली बात क्या है कि स्टार्टिंग में जो मानव था इस आग से परिचित नहीं था, यानी इस आग के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, उल्टी ये क्या आग से डरता था। एक समय की बात थी कि दो चकमक पत्थर थे, चकमक पत्थर। मैं बताता हूं दोस्तों कि चकमक पत्थर, चकमक, यहाँ इसको हम स्फटिक भी बोलते हैं, स्फटिक पत्थर। ठीक है, और अंग्रेजी में इनको आपको क्वार्टजाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वार्टजाइट बोलते हैं। आपने क्वार्टजाइट पत्थर के बारे में सुना होगा, उसी पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं। क्वार्टजाइट पत्थर, चकमक पत्थर या स्फटिक पत्थर। ठीक है दोस्तों, ये इस पत्थर का हमारे पाषाण काल में बहुत महत्व है दोस्तों। चकमक पत्थर बोलते हैं, यानी क्वार्टजाइट पत्थर का, क्वार्टजाइट पत्थर या स्फटिक पत्थर का इसका बहुत महत्व है। समझना कि जब मानव आग से परिचित नहीं था तो एक समय की बात थी कि एक दिन दो चकमक पत्थर यानी क्वार्टजाइट पत्थर आपस में टकराए, और इनके टकराने से क्या हुआ? चिंगारी उत्पन्न हुई। उन चिंगारी के उत्पन्न होने से क्या हुआ? जंगल में आग लग गई। कुछ जानवर भाग गए और कुछ जानवर आग की चपेट में आ गए, और काफ़ी दिन तक वह आग धधकती रही। उसके बाद में जो ये आदिम मानव था दोस्तों, ये भूखा था। पहले तो ये क्या करता था, मांस को शिकार को पकड़ता था और कच्चा खाता था, लेकिन जब ये भूखा था तो जंगली जानवर तो सभी भाग गए थे, खाए तो क्या खाए, शिकार तो कोई बचा नहीं। लेकिन जंगल में कुछ जानवर उस आग की चपेट में आने से क्या हो गए थे दोस्तों? जल गए थे, और उसने उन जले हुए जानवरों को खाना तो वो खाया तो वो उसको बहुत स्वादिष्ट लगे, और यहीं से उसने ये प्रक्रिया देखी थी, चकमक पत्थरों को आपस में टकराते हुए जलने वाली प्रक्रिया देखी थी। तो इसने बाद में पत्थरों को रगड़ कर क्या किया दोस्तों? आग जलाने की कोशिश की, और उसने आग का क्या कर लिया? यहीं से आविष्कार कर लिया। और उसके बाद में वो क्या करता था? शिकार को पकड़ता था, पकड़ने के बाद में भूनता था, भून के फिर खाता था। उसको बड़ा स्वादिष्ट लगा, यहाँ से उसने क्या कर लिया दोस्तों? आग का आविष्कार कर लिया। और वो आग का आविष्कार किस पत्थर की वजह से हुआ? चकमक पत्थर या स्फटिक पत्थर या क्वार्टजाइट पत्थर भी इसको हम कहते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस काल की जो क्रांतिकारी खोज थी कि पत्थरों को रगड़कर आग की खोज की थी। किसकी आग खोज की थी? आग की खोज की थी। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, पॉइंट समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो अगली विशेषताएं बताते हैं इस काल की हम दोस्तों, कि इस काल की और भी विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में देख लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। याद रखना दोस्तों, ये आखेट युग, खाद्य संग्राहक काल, आग का आविष्कार, चकमक पत्थर, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक भी चीज़ ऐसी नहीं बता रहा हूं दोस्तों जो आपकी परीक्षाओं में ना आए। आप बड़ी से बड़ी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सारे पॉइंट्स आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। मैं पाषाण काल से संबंधित एक एक पॉइंट्स को आपको क्लियर करूँगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को अंत तक देखना, एक एक पॉइंट आपके क्लियर में समझ में आएगा दोस्तों। बस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखो
देखिए इसके बाद में हम इसी काल की अभी बात और करते हैं दोस्तों कि इस काल की विशेषताएं और क्या थी दोस्तों। कि देखिए इस काल में जो मानव ने आग का आविष्कार तो कर लिया, इस काल में मानव ने क्या कर लिया दोस्तों, आग का आविष्कार तो कर लिया। अब याद रखना दोस्तों कि मैं एक पॉइंट ये समझना कि इस काल को पूरा पाषाण काल का जो हम टाइमिंग मानते हैं, क्या मानते हैं दोस्तों, टाइमिंग मानते हैं कि 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व, ये क्या है, इस पूरा पाषाण काल की लगभग में क्या मानी गई है, टाइमिंग मानी गई है, समय माना गया है दोस्तों। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि आग का आविष्कार लगभग कितने समय पहले हुआ, तो आपको बता देना है कि 2 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच, इस समय के बीच में क्या हुआ था दोस्तों, आग का आविष्कार। एक बार रेलवे में पूछ लिया गया था दोस्तों, इतनी डीपली चीज़ पूछ ली गई थी कि आग का आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार मानव के द्वारा हुआ था तो 2 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच, 5 लाख से 3 लाख ईसा पूर्व के बीच, 10 लाख से 20 लाख ईसा पूर्व के बीच, या 15 लाख से 30 लाख ईसा पूर्व के बीच। तो याद रखना, भले ही इसका कालक्रम 20 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है दोस्तों, लेकिन जो आग की खोज हुई थी वो इसके अंतिम चरण में हुई थी। क्या हुई थी, इस काल के अंतिम काल में, अंतिम चरण में हुई थी दोस्तों, यानी 2 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। इस टाइम यानी इस पीरियड के बीच में आ रहा है दोस्तों, ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसके बारे में दोस्तों, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में सुन लीजिए। जो बड़ी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हों, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों यहाँ पे। कि 2-3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। मानव का जीवन कैसा था, इस काल के मानव का जीवन प्राकृतिक था, शिकार पर निर्भर था, आग के युग इसी वजह से कहते हैं। इस काल में इसने आग का आविष्कार कर लिया दोस्तों। अब इसकी अन्य विशेषताएं देखिए, इसका आवास कैसा था। अगर इसके रहने यानी जीवन के बारे में बात करें, जीवन कैसा था, इसका प्राकृतिक था। लेकिन अगर आवास की बात करें, इसका आवास यानी निवास कैसा था, तो याद रखना दोस्तों, इसके आवास की बात करें तो इसका आवास कैसा था दोस्तों, घुमक्कड़ या खानाबदोश, घुमक्कड़ या खानाबदोश। इसका कोई भी निश्चित एक निवास स्थान नहीं था कि कह सकते कि मानव इसी घर में रहता है, इसका कोई निश्चित घर नहीं था। एक ऐसा था, घुमक्कड़ था, आज इधर से है, दूसरी जगह और अगले दिन कोई और नई जगह दिखेगा। लेकिन कुछ समय पड़ने पर यानी कुछ ज़रूरत पड़ने पर, एक और बात याद रखना कि ज़रूरत पड़ने पर, ये याद रखना दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर ये कहाँ रहते थे दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर ये लोग शिलाश्रय, ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों ये शिलाश्रय या गुफाओं में निवास करते थे। ये भी बात याद रखनी दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इनका आवास क्या था, कि इनका आवास से निवासी जीवन कैसा था, कि घुमक्कड़ और खानाबदोश था। यानी एक स्थान पे नहीं रहते थे, आज यहाँ ठहर रहे हैं तो अगले दिन और कहीं पे ठहरेंगे। लेकिन कुछ ज़रूरत पड़ने पे, कुछ विशेष समय, जैसे बारिश का समय आ गया दोस्तों, विशेष सर्दी का समय आ गया, तो क्या ये भारी पड़े रहेंगे, नहीं। उन समय क्या करते थे दोस्तों, शिलाश्रय का मतलब होता है दोस्तों पत्थरों के टुकड़ों से बना हुआ घर, यानी पत्थरों को जमा की छोटी सी गुफा बना दी जाए, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शिलाश्रय बोलते हैं। बात क्लियर। गुफाएं तो आप जानते ही होंगे कि पहाड़ों के बीच में बनी गुफाएं, यानी जो घाटियां होती हैं उनके अंदर जिसमें आदमी रह सकता है उसको हम गुफाएं बोलते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पे शिलाश्रय गुफाओं में रहते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, इनकी इस काल का मानव कृषि के बारे में बात करें, कृषि करता था क्या, नहीं। ठीक है, अपरिचित था। याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि कृषि के बारे में जानता था इस काल का मानव, अपरिचित था। अपरिचित का मतलब कोई जानकारी इसको नहीं थी, कृषि के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। दूसरी बात, बर्तन निर्माण कला नहीं जानता था, बर्तन निर्माण कला नहीं जानता था। ठीक है दोस्तों, अंत्येष्टि संस्कार, देखिए दोस्तों, अंत्येष्टि संस्कार, बार बार यही बोल रहा है कि अंत्येष्टि जो संस्कार था इसके बारे में भी नहीं जानता था। बात समझना दोस्तों कि अंत्येष्टि जो संस्कार होता है, हमारे मानव जीवन के जो 16 संस्कार होते हैं हमारे मानव जीवन के, वो जो 16वां संस्कार है दोस्तों, दाह संस्कार भी बोलते हैं। जो दाह संस्कार है, इस संस्कार के बारे में इसको कोई जानकारी नहीं थी दोस्तों।
क्या होता था, इसकी जो ये मानव था, इस मानव का कोई भी सगा संबंधी अगर मर जाता था तो उसकी लाश को ये वहीं पड़ा छोड़ देते थे, जो पक्षियों के चील और पक्षियों जानवरों के अन्य जानवरों के खाने के काम में आता था। कुल मिला कह सकते हैं कि इस काल का मानव अंत्येष्टि संस्कार के बारे में भी नहीं जानता था, कृषि के बारे में भी नहीं जानता था, बर्तन निर्माण कला के बारे में भी नहीं जानता था दोस्तों। और याद रखना, इस काल का मानव खाद्य पदार्थों को क्या था, उपभोक्ता था, केवल खाना जानता था और कुछ नहीं जानता था, यानी खाने के अलावा इस पर और कोई भी काम नहीं था। ये नहीं कोई चीज़ पैदा करता हो, कुछ भी नहीं, केवल खाद्य उपभोक्ता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस प्रापाषाण काल का मानव क्या करता था केवल, तो आपको याद रखना केवल खाना जानता था, खाद्य उपभोक्ता था। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। किसकी, प्रापाषाण काल की क्या हो गई दोस्तों, विशेषताएं कंप्लीट हो गई। ये सारी विशेषताएं बड़ी बड़ी एग्जामों में मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन से कथन गलत हैं, उनमें दोस्तों ये रखे जाते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। यहाँ पे बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमें कैसे पता चला कि जो ये इस काल का मानव था इस प्रकार का था। तो हमें जो पता चला दोस्तों, हमें वो खुदाई में मिले उपकरणों के आधार पे हमने क्या लगाया दोस्तों, अंदाज़ा लगाया। खुदाई में मिले उपकरणों के आधार पे हमने ये सब जानकारियाँ एकत्रित की। ठीक है दोस्तों, जो हमारे इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद के खोजकर्ता हैं, उन्होंने खुदाई मिले उपकरणों के आधार पे इन पर इस प्रकार की जानकारियाँ क्या की थी दोस्तों, इकट्ठा की थी। और इन उपकरणों के आधार पर, इन उपकरणों के आधार पे जो खुदाई में मिले उपकरण हैं दोस्तों, इन उपकरणों के आधार पे इस काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। यानी इस प्रापाषाण काल को भी हम कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, 3 भागों में बांटते हैं। इस प्रापाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। उन तीनों भागों के बारे में मैं आपको अभी बताऊँगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम किसी प्रापाषाण काल की, कि देखिए दोस्तों प्रापाषाण काल की बात करेंगे। प्रापाषाण काल को भी हम कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, इसको भी हमने 3 भागों में बांट दिया है। वो 3 भागों कौन कौन से हैं दोस्तों, समझना कि पहला है हमारा इसका, पहला है निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। और जो दोस्तों दूसरा है वो है हमारा मध्य पुरापाषाण काल। और जो तीसरा है दोस्तों हमारा वो है उत्तर पुरापाषाण काल। उत्तर पुरापाषाण काल। तो ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमने जो पुरापाषाण काल है, इस पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। अब देखिए दोस्तों, किसके आधार पे बांटा दोस्तों हमने, किसके आधार पे विभाजन किया, उपकरणों के आधार पे। किसके आधार पे दोस्तों, उपकरणों के आधार पर। जो हमने दोस्तों ये विभाजन किया, ये विभाजन किसके आधार पर दोस्तों, उपकरणों के आधार पर। उपकरण की जगह हम ये भी कह सकते हैं औजारों के आधार पर, औजारों के आधार पर। और औजार किसके थे दोस्तों, पत्थरों के। ये बात याद रखना, औजार किसके थे, पत्थरों के। इस वैसे इसी काल को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। बात समझ गए होंगे दोस्तों। तो जो ये निम्न पुरापाषाण काल है दोस्तों, हम इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फलक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेड कल्चर। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं दोस्तों शल्क संस्कृति। शल्क संस्कृति भी बोलते हैं किसको, मध्य पुरापाषाण काल को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग कल्चर। और दोस्तों इसको उत्तर पुरापाषाण काल को बोलते हैं हम शल्क फलक संस्कृति। शल्क फलक संस्कृति यानी ब्लेड फ्लैग कल्चर।
ठीक है दोस्तों, तो ये इसको याद रखना आपको, ये पेपर में ये तीनों पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों को। किसको हम फलक संस्कृति कहते हैं, तो याद रखना निम्न पुरापाषाण काल को। किसे हम सर्ग संस्कृति कहते हैं, मध्य पुरापाषाण काल को। और किसे हम सर्ग फलक संस्कृति कहते हैं, उत्तर पुरापाषाण काल को कहते हैं। दोस्तों बहुत ही नए हैं, मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग से ही, मैं कह रहा मैं आपको बहुत सारे नए नए तथ्यों से अवगत कराने वाला हूं आज की इस क्लास में, तो याद रखना बहुत ही नए नए तथ्य हैं। अब क्रम से मैं इनके बारे में बताऊंगा कि निम्न पुरापाषाण काल क्या था, मध्य पुरापाषाण काल क्या था और उत्तर पुरापाषाण काल क्या था। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। इसके बाद मैं सबसे पहले बात करूंगा निम्न पुरापाषाण काल की। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे निम्न पुरापाषाण काल की। देखिए दोस्तों कि जो इस काल का मानव था, यानी हम कह सकते हैं कि जो निम्न पुरापाषाण काल का जो मानव था दोस्तों, इस काल का मानव था दोस्तों, वो अपने औजार, जो इस काल का मानव था वो अपने औजार किससे बनाता था, चकमक पत्थर, ठीक है दोस्तों, से बनाता था। ठीक है, चकमक पत्थर से बनाता था दोस्तों। बात याद रखना, चकमक पत्थर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वार्टजाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्टजाइट या स्फटिक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसी के अन्य नाम है चकमक पत्थर के। चकमक पत्थर को हम क्वार्टजाइट पत्थर या स्फटिक पत्थर भी बोलते हैं। तो याद रखना कि इस काल का मानव जो पत्थरों के औजार बनाता था, क्या करता था दोस्तों, पत्थरों के जो औजार बनाता था, वो औजार ज़्यादातर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो औजार मिले हैं वो क्वार्टजाइट पत्थर के मिले हैं। इसके अलावा और भी जो बहुमूल्य पत्थर हैं जैसे जैस्पर, फ्लिंट, इन पत्थरों के क्या करता था दोस्तों, ये औजार बनाता था। क्योंकि ये जो पत्थर होते थे काफ़ी मात्रा में नुकीले पत्थर होते हैं दोस्तों, इनको अगर तोड़ दिया जाए तो नुकीलापन इनमें बहुत तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है। इस वजह से जो प्राचीन मानव था इन पत्थरों के क्या करता था, अपने औजार बनाता था। तो याद रखना दोस्तों कि जो निम्न पुरापाषाण काल है, इस काल का जो मानव के जो औजार थे वो किसके मिले थे, चकमक पत्थर से बने हुए मिले थे। इस आधार पर वो इन पत्थरों पर क्या करता था, इस पत्थर का उपयोग अपने औजार और हथियार बनाने में करता था। ठीक है, और इनके औजार और हथियारों के आधार पे जो निम्न पुरापाषाण काल है दोस्तों, इस निम्न पुरापाषाण काल को दो भाग बांट दिए हैं। जो किसके आधार पे, औजार हथियारों के आधार पे। जो पहला काल था दोस्तों, उसको नाम दिया था इन्होंने गैंडासा। क्या नाम दिया दोस्तों, गैंडासा खंडक, नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, गैंडासा खंडक वटिकास्म, गैंडासा खंडक वटिकास्म संस्कृति। ठीक है दोस्तों, तो गैंडासा खंडक वटिकास्म संस्कृति। बात यहाँ तक क्लियर हो गई दोस्तों हमारी। इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी नाम आता है चोपर, चॉपिंग कल्चर, सॉरी यहाँ पे चोपर चॉपिंग हो गया, पेवल कल्चर। आपने सुना होगा दोस्तों इसके बारे में, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, चोपर चॉपिंग संस्कृति। बात समझ गए होंगे दोस्तों, इसके बारे में तो सुना होगा। ये तीनों के तीनों नाम दोस्तों एक हैं। क्या है दोस्तों, तीनों के तीनों ये नाम एक ही हैं। यानी इसी गैंडासा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, चोपर, खंडक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चॉपिंग, और वटिकास्म को क्या बोलते हैं दोस्तों, पेवल, और संस्कृति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम कल्चर बोलते हैं। बात समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ तक। इस काल में क्या हुआ था कि इस काल के जो मानव थे, इस काल का जो समय था दोस्तों, इसकी बात करें हम दोस्तों, इस काल में क्या हुआ था कि इस काल के जो अवशेष हैं दोस्तों वो कहाँ से मिले थे हमें, पंजाब से। इस काल के जो अवशेष हैं दोस्तों, इस काल के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले, पंजाब की सोहन घाटी, सोहन नदी घाटी से मिले। ठीक है दोस्तों, इस काल के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले, पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिले। और ये सोहन नदी घाटी पंजाब की कहाँ पे स्थित है,
पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इस वजह से इस संस्कृति को किसको, गेंडासा खंडक बटिकाश्म संस्कृति को हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। एक बार पूछा गया कि सोहन संस्कृति किसे कहते हैं, तो याद रखना निम्न पुरा पाषाण काल को हम सोहन संस्कृति कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गई दोस्तों। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये गेंडासा क्या है, खंडक क्या है, बटिकाश्म क्या है। इनके बारे में मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जो बटिकाश्म है, क्या दोस्तों, कि जो ये बटिकाश्म है और जो खंडक है और ये गेंडासा है, ये तीनों चीज़ें क्या हैं। देखो दोस्तों, आपने नदी में जब पत्थर कोई बहता है दोस्तों, वो बह कर यानी पानी के टकराव की वजह से वो बहते क्या हो जाता है दोस्तों, धारदार बन जाता है। क्या बन जाता है, धारदार। यानी आपने देखे होंगे जब बजरी या बारू रेत हम मकान बनाने के लिए क्या आते हैं, तो गोल गोल हमें चिकने चिकने पत्थर मिलते हैं दोस्तों, मिलते कि नहीं मिलते, वही गोल गोल पत्थर यानी उनको हम क्या बोलते हैं, बटिकाश्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गई। उन्हीं को हम ये अपने औजार बनाते थे। खंडक की बात करें दोस्तों, खंडक क्या होते हैं कि खंडक जो ये बटिकाश्म होते हैं, खंडक होते हैं, ये बटिकाश्म होते हैं। इन्हीं बटिकाश्म में जो एक धारीय होते हैं, एक धारी जिसमें यानी ऐसा बटिकाश्म जिसमें एक तरफ क्या हो, धार हो, और गेंडासा बोलते हैं जिसकी दोनों तरफ धार हो। क्या हो दोस्तों, दोनों तरफ धार हो। बात समझ गए होंगे कि नदी में बहने वाले गोल गोल पत्थर जो नदी के बहाव से गोल हो जाते हैं, धारदार हो जाते हैं, उनको तो हम बोलते हैं बटिकाश्म। लेकिन उसी बटिकाश्म में जब एक तरफ हम धार बना दें, एक तरफ उसको पैना कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, खंडक। और उसी बटिकाश्म को हम दोनों तरफ से पैना कर दें, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, गेंडासा कहलाएगा। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब इसके दूसरे विभाजन की बात करें, इसका एक और विभाजन है दोस्तों, वीर, उसको हम बोलते हैं दोस्तों हैंड एक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स कल्चर इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों। इस काल की अगर बात करें दोस्तों कि इस काल में क्या हुआ था, तो इस काल की बात करेंगे, हैंड एक्स संस्कृति का मतलब होता है, हैंड एक्स का मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। कैसी कुल्हाड़ी दोस्तों, हाथ की कुल्हाड़ी। और देखो इस काल के जो उपकरण है दोस्तों, इस काल के जो उपकरण है हैंड एक्स जैसे इस प्रकार के, इस संस्कृति के जो उपकरण हैं दोस्तों, वो हमें कहाँ से मिले थे दोस्तों, मद्रास के दो स्थान हैं, बदमदुरई और अतीरपक्कम, बदमदुरई और अतीरपक्कम, यानी इस स्थानों से, मद्रास के इन दोनों स्थानों से इस हैंडेक्स संस्कृति के क्या मिले दोस्तों, उपकरण मिले थे। इसी वजह से इस संस्कृति को हम दोस्तों मद्रासीय संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इस संस्कृति को मद्रासीय संस्कृति भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई दोस्तों यहाँ पे आपकी। अब आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों कि हैंड एक्स क्या चीज़ होती थी दोस्तों। हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी को बोलते हैं दोस्तों। एक पत्थर होता था जो बटिकाश्म होते थे दोस्तों, इसी पत्थर को इस तरीके से, ये गोल पत्थर होता था और यहाँ से क्या कर लिया था, नुकीला बना लिया जाता था और धारदार इस पर क्या होती थी, बहुत नुकीला पैना धारदार होता था। इसको हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी बोलते थे। क्या बोलते थे, हाथ की कुल्हाड़ी बोलते थे। ठीक है दोस्तों, कुल्हाड़ी बोलते थे। बात समझ में आ गई। इस काल में हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी के अलावा दो और उपकरण फेमस थे दोस्तों। एक तो था बिदारणी। क्या था दोस्तों, बिदारणी। मैं उधर लिख देता हूँ कि हाथ की कुल्हाड़ी के अलावा दोस्तों और क्या थे फेमस, बिदारणी। ठीक है दोस्तों, इस बिदारणी का प्रयोग किस में करते थे कि पेड़ की खाल को, जो छाल होती थी उसको काटने में, या किसी जानवर की जो खाल होती थी उसको काटने में बिदारणी का प्रयोग करते थे। इस प्रकार का ये होता था, पत्थर लंबा होता था, उसमें आगे की तरफ एक तरफ क्या होती थी, धार होती थी। एक होता है दोस्तों खुरचनी। खुरचनी जैसे नाम से ही समझ में आ रहा हो, खुरचनी इसका मतलब होता है खाल को साफ करने में या खुरचने में काम आता था। और ये कैसा होता था, इस प्रकार का एक चौड़ा पत्थर होता था और यहाँ पे इसमें क्या होती थी, इस जगह पे धार होती थी, उससे इस प्रकार पकड़ के क्या किया जाता था, खुरचा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या हो गई, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित बात हो गई। तो याद रखना, गेंडासा खंडक बटिकाश्म चोपर चॉपिंग पेबल कल्चर को सोहन संस्कृति बोलते हैं। ये पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन नदी घाटी है, वहाँ से प्राप्त हुई। और ये मद्रास के बदमदुरई अतीरपक्कम से प्राप्त हुई दोस्तों। इस वजह से इसको मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई हमारी यहाँ तक।
स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट कराता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 सेकेंड। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट है नेक्स्ट हमारा जो दोस्तों इसके बाद में भाग आएगा पूरा पाषाण काल, अगला मध्य पूरा पाषाण काल। कौन सा आएगा दोस्तों? मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, इस काल के बारे में हम कल कराएंगे दोस्तों आपको। इस काल से जो आगे का भाग है, इससे आगे का भाग वो हम नेक्स्ट कल की वीडियो में, कल की क्लासेज में बात करेंगे इससे आगे बारे में। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट्स को लेते हुए चल रहा हूँ, टाइम तो लगता है, आप समय इस समय लॉकडाउन का समय भी चल रहा है, आप बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए दोस्तों, धीरे धीरे कीजिए, एकदम में नहीं, धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो आगे का जो भाग है मध्य पूरा पाषाण काल का, ये कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छी लगी हुई होगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट्स समझाए हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक अवश्य करें, शेयर करें दोस्तों। मेरा बस आपसे कहना है कि जितने से ज़्यादा हो सके जितना शेयर करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपको यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, जब तक कोई देखेगा नहीं तो फिर मेरी मेहनत का कोई भी फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो आप सभी लोग, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे छोटी से छोटी तैयारी कर रहा हो, चाहे बड़ी से बड़ी तैयारी। क्योंकि इतिहास में आपको यहाँ पर छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक समझा रहा हूँ, और साथ साथ में ये भी बता रहा हूँ कि ये पेपर में आने वाले बिंदु ये हैं और पेपर में नहीं आने वाले बिंदु, समझने वाले बिंदु ये हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों।